नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र स्वागत करता हूं आपको अपने और आपके यूट्यूब चैनल मिशन कलम कांति पर। हम लोगों ने अपने तीसरे वीडियो में हिस्ट्री बिहार एसएससी इंटर लेवल में 2017 में पूछे गए, 18 में पूछे गए और लगातार सारे क्वेश्चंस को एक जगह करके बता रहे थे। तो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे, उस सारे ऑप्शंस को डिस्कस कर रहे थे, उस टॉपिक को भी डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें तीसरा वीडियो में हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका आंसर हम लोग पढ़ लिए थे, पीर अली ने किया था। क्या बोलते इसको, आरा से, जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था। मंगल पांडे पहले शहीद थे। तो ये सारे डिस्कस कर लिए थे। तो चलिए उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। हम अपना 13 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें पढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपका है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी। तो इसका तो आंसर है, कॉमन सा आंसर है, जानते हैं कि इसकी स्थापना हुई थी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, एक सेकेंड यह हटने रहा, हाँ इसका आंसर है कि 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन है, कांग्रेस नहीं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना आपको 1929 में हुई थी। NM जोशी ने इसका स्थापना किया था। तो इसका तो आंसर सिंपल सा मिल गया। आप थोड़ा सा और ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। अगर इसी में रहेगा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो उसकी स्थापना किसने की थी? AI ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना किसने की थी? अगर ये क्वेश्चन रहेगा तो ये आपका, इसकी स्थापना लाला लाजपत राय ने 1920 ईस्वी में किया था। ऑप्शन ए जो आंसर है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में लाला लाजपत राय ने 1920 में किया था। 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना NM जोशी ने किया था। तो ऑप्शन ए और सी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ऑप्शन अच्छा, 1929 से आपको कुछ और चीज़ रिलेट कर देते हैं। 1929 से कुछ डेट याद आ रहा होगा। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 ईस्वी में हुआ था। पहली बार उसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस उस अधिवेशन के? जवाहरलाल नेहरू थे। तो इस ऑप्शन से यही रिलेट करना था। इसके अलावा 1920 से अगर रिलेट करना हो तो गांधी जी एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन प्रारंभ किए थे। क्या नाम था उस आंदोलन का? असहयोग आंदोलन। 1920 से लेकर के 22 तक चला था। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था। उसके बाद गांधी जी आंदोलन वापस ले लेते हैं। ऑप्शन बी में आपको 1928 दिख रहा होगा, है ना? ऑप्शन बी में 1928 दिख रहा होगा। हाँ, ऑप्शन बी में 1928 दिख रहा होगा। तो 1928 से क्या रिलेट कर सकते हैं? संगठन की बात हो रही तो आपको भगत सिंह, है ना, हमारे महान सपूत वीर भगत सिंह जो थे, है ना, शहीद आजम भगत सिंह, उन्होंने भी एक संगठन की स्थापना की थी। उस संगठन का नाम क्या था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। उसकी स्थापना 1928 में किया था। 1939, तो इसमें आपको ये देख सकते हैं, हाँ 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन या पार्टी की स्थापना किया था 3 मई 1939 को। तो इसमें यही सारा क्वेश्चन एक था। हम लोगों ने कई क्वेश्चन को रिलेट कर दिया। अगर क्वेश्चन के फॉर्म में देखना चाहे तो यही कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1929 में हुई थी। किसने किया था? NM जोशी ने किया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। किसने किया था? लाला लाजपत राय ने किया था। उसके पहले अध्यक्ष वही लाला लाजपत राय ही बने थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। किसने किया था? भगत सिंह ने किया था। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कि रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? फारसी भाषा है। रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? तो इसका सिंपल सा आंसर क्या है? महाभारत, है ना। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, तो उसका नाम रखा गया था रज्मनामा। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि बदायूनी, नकीब खां, ये सब मिल करके क्या किए थे? महाभारत को फारसी भाषा में ट्रांसलेट किए थे, जिसका नाम उन्होंने रज्मनामा दिया था। रामायण का भी यही बदायूनी लोग ही क्या किए थे? उसको फारसी भाषा में ट्रांसलेट किए थे। तो इसके बारे में ही जानना था। इसके बारे में, महाभारत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है ना। इसके रचयिता कौन माने जाते हैं? वेद व्यास माने जाते हैं। महाभारत का ही एक पार्ट है श्रीमद् भगवद गीता, है ना, जो काफ़ी पॉपुलर है, बहुत सभी लोग पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना भी चाहिए उसको, है ना।
तो उसमें ये है। तो महाभारत में कितना पर्व है, पर्व मतलब सेक्शन, 18 पर्व है, 18 सेक्शन में महाभारत बटा हुआ है। चैप्टर कितना है, अध्याय कितना है, तो 1948 अध्याय है। फिर उसी का पाठ है क्या, गीता, भगवत गीता। भगवत गीता में कितना अध्याय है, तो 18 अध्याय है। बस यही सब, थोड़ा बहुत ये सब पूछता है, रिपीटेड होता है कभी कभी एग्जाम्स में। चलिए, तो इसके बारे में ऑप्शन ए में आपको पंचतंत्र दिख रहा होगा। तो पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा। ये पंचतंत्र बहुत ही पॉपुलर किताब है। ये स्टोरी नैतिक, मतलब इसमें स्टोरी के माध्यम से बहुत सारा स्टोरी का संग्रह है। हम लोग के भी 9-10 तक में बहुत सारे स्टोरी, जैसे कि बंदर बांट वाला, जो बंदर और बिल्ली के बीच में झगड़ा सुलझाता है, वो सब कहानी शायद उसी से है। लोमड़ी, चालाक लोमड़ी वाला जो स्टोरी सब है, वही पंचतंत्र के ही स्टोरी बुक से ही लिया गया है। तो ये बाइबिल जो है ना, ईसाइयों का सबसे पवित्र ग्रंथ क्या है, बाइबिल। वो सबसे ज़्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट अभी तक हुआ। तो दूसरा अगर कोई किताब दुनिया में सबसे ज़्यादा भाषा में ट्रांसलेट हुआ है, तो वो कौन है, पंचतंत्र, जिसके लेखक कौन है, विष्णु शर्मा। तो इसके बारे में यही जानना है, क्वेश्चन पूछा ही गया है कई बार कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो ऑप्शन ए में यही था। ऑप्शन बी में रामायण है। तो रामायण तो जानते हैं, रामायण के लेखक कौन है, वाल्मीकि जी है। रामचरित मानस के लेखक कौन है, तो गोस्वामी तुलसीदास है। रामायण संस्कृत भाषा में है, रामचरितमानस क्या, अवधी भाषा में है। तो ये है कथा साहित्य, ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है। इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक सोमदेव है। तो इस ऑप्शन में यही था, इस क्वेश्चन में ही। तो ये क्वेश्चन था, हम लोगों ने कई सारे चैप्टर देख लिया। अच्छा, ये भी इसमें लिखा गया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल क्या होता है। तो ये हालांकि पॉलिटी का क्वेश्चन है ना, फिर भी इसमें हमको टाइप हो गया। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं कि उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अच्छा, चलिए अगला क्वेश्चन। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत से धन के निष्कासन की नीति का वर्णन किस पुस्तक में किया था। तो जानते हैं कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है ना, वायोवृद्ध, भारत का वायोवृद्ध पुरुष। मतलब भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में, कांग्रेस की स्थापना में, कांग्रेस के शुरुआती दौर के जो बड़े नेता थे, उसमें से दादा भाई नौरोजी थे। कांग्रेस के वो 3 बार अध्यक्ष चुने गए थे। एक बार तो दूसरा अधिवेशन 1886 में, फिर उसके बाद फिर 1893 में, फिर उसके बाद वो तीसरी बार बने थे 1906 में, कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो इन्होंने क्या है, एक पुस्तक लिखा था। इस पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन बी में जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें इन्होंने बताया था कि कैसे अंग्रेज भारत के संसाधनों को लूट करके क्या है, इंग्लैंड ले जा रहा है। मतलब भारत के संसाधनों को लूट करके इंग्लैंड ले जा रहा है। तो इसी में बताया था। दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या है, दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे जो भारत में प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी। लगभग किस टाइम पीरियड में, वो टाइम पीरियड में तो याद था, भूल गया मैं। 1867-68 के आसपास में ये मतलब भारत के लोगों का प्रति व्यक्ति आय कैलकुलेट करके बताए थे कि एक साल में एक व्यक्ति के भारत के लोगों का आय कितना था। तो मात्र 20 रुपया उस टाइम में भारत के प्रति व्यक्ति आय था, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था। अच्छा खासे से लूटपाट करके वो लोग यहाँ से ले जा रहे थे। तो ये सारे बात थी। तो मैंने बता दिया था इनके बारे में। दादा भाई नौरोजी के बारे में जान गए कि कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। दूसरे अध्यक्ष 1886 में बने थे, दूसरे कांग्रेस अधिवेशन के। फिर दूसरी बार बने थे आपको 1893 में, तीसरी बार 1906 में बने थे। उनकी बहुत प्रसिद्ध किताब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन ए आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए में अन टू दी लास्ट। तो इस पुस्तक के लेखक है जॉन रस्किन, है ना। गांधी जी इस पुस्तक से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। अंत्योदय का जो कॉन्सेप्ट है गांधी जी का, वो शायद इसी पुस्तक से लिया गया है। तो ये रहा। बाकी 2 ऑप्शन उतना डिस्कस करने लायक नहीं है, उतना फ्रूटफुल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शाहनामा की रचना किसने की थी। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि फिरदौसी। शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की थी। तो आंसर तो आपको मिल गया कि इसकी रचना की थी। आप थोड़ा सा ऑप्शन को डिस्कस कर रहे हैं। ऑप्शन ए में अमीर खुसरो दिख रहे हैं। तो अमीर खुसरो जो है, ये भी एक बहुत मतलब
मध्यकालीन भारत में बहुत प्रसिद्ध कवि, लेखक, विद्वान थे। इन्होंने भी एक किताब लिखा था तुगलकनामा के नाम से। इसके अलावा इनको तोता-ए हिंद के नाम से जाना जाता है, भारत का तोता के नाम से जाना जाता है। भारत में तबला एवं सितार का जो आविष्कार का श्रेय जो है इन्हीं को जाता है। किनको? अमीर खुसरो को। तो इनकी किताब अगर रिलेट करना है तो यही तुगलकनामा लिखे थे, है ना। तोता हिंद किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है, अमीर खुसरो को कहा जाता है। ऑप्शन सी में आपको अल-बरूनी दिख रहा होगा। तो अल-बरूनी जो अभी एक बहुत प्रसिद्ध किताब लिखे थे, किताबुल हिंद। किताबुल हिंद जिसको तहकीक हिंद भी कहा जाता है या हिंद की खोज भी कहा जाता है। तो ये पूछा जाता है किताबुल हिंद के लेखक कौन है? तो अल-बरूनी होगा। ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है अबुल फजल। तो अबुल फजल भी एक प्रसिद्ध किताब लिखे थे, उस किताब का क्या नाम था? हाँ, अकबरनामा। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था, जिसमें अकबर, मुगल वंश और अकबर के बारे में विस्तार से वर्णन है। अकबरनामा 3 भागों में बांटा गया है। उसी का तीसरा भाग को क्या कहते हैं? आईने अकबरी कहते हैं। तो आईने अकबरी और अकबरनामा दोनों के लेखक कौन थे? अबुल फजल थे। अबुल फजल कौन थे? अकबर के दरबार में रहते थे, है ना, बहुत बड़े विद्वान थे। तो ये रहा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, नील आंदोलन कहाँ चलाया गया था? तो इसका सिंपल सी आंसर है कि नील आंदोलन क्या है? बंगाल में चलाया गया था। तो जो नील आंदोलन है बंगाल में लगभग 1859 और 60 के आसपास में चलाया गया था। इस आंदोलन के नेता कौन थे? दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास इस नील आंदोलन के नेता थे। ये नील आंदोलन बहुत प्रसिद्ध है। दीनबंधु मित्र नाम के एक विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी पुस्तक नील दर्पण में इस नील आंदोलन का जिक्र किया है। तो क्वेश्चन पूछता है कि दीनबंधु की कौन सी पुस्तक है जिसमें नील आंदोलन का जिक्र किया गया है? तो आपको क्या है? नील आंदोलन का जिक्र किया गया आपको नील दर्पण नाम की पुस्तक में, जिनके लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र है। तो ये हो गया ऑप्शन ए बंगाल में। आपको उड़ीसा दिख रहा है, तो उड़ीसा को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं उड़ीसा के बारे में। तो देखिए, उड़ीसा में भी 1817 ईस्वी में एक विद्रोह होता है, पाइक विद्रोह उसको कहते हैं। पाइका कहीं कहीं पे लिखा रहता है, लेकिन पाइक विद्रोह कहते हैं। 1817 में होता है, जिसके नेता कौन रहते हैं? बख्शी जंग सिंह रहते हैं, बख्शी जंग बंधु रहते हैं। इसके अलावा बिहार में, तो बिहार तो आंदोलन का गढ़ रहा है शुरुआती इस टाइम से ही, है ना। तो बिहार में बहुत सारे आंदोलन हुए, लेकिन जनजातीय से जुड़ा हुआ है तो या बहुत प्राचीन है, तो थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं। संथाल आंदोलन 1855-56 में हुआ था। बिहार में ही क्या हुआ था? संथाल आंदोलन हुआ था, जिसके नेता कौन थे? सिद्धू कान्हू थे। इसके अलावा बिरसा मुंडा का आंदोलन हुआ था 1894-95 से लेकर के 1900 ईस्वी तक चला था ये आंदोलन। उसके नेता बिरसा मुंडा थे। मुंडा आंदोलन को उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। तीसरा आंदोलन था ताना भगत आंदोलन। ये आपको 1914 से लेकर के 1920 के आसपास में चला था। इसके नेता जतरा भगत थे। तो बिहार के बारे में भी हम लोगों ने कई सारा देख लिया। ये क्वेश्चन सब कई बार पूछा गया, कई सारे एग्जाम में पूछा गया, बार बार रिपीटेड होते हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछेंगे। तो मध्य प्रदेश में मुझे कुछ ऐसा डाटा दिखा नहीं, तो खैर उसको छोड़िए, चलते हैं अगला क्वेश्चन। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 19 दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 19 कि किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया था? या इसको दूसरे भाषा में कहें तो किस साल सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया था? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपको 1923, है ना। 21 अक्टूबर 1923 को वर्तमान जो सिंगापुर है, उस समय जापान का कब्जा था सिंगापुर पे। उस सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का सुप्रीम कमांडर इनको सुभाष चंद्र बोस को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को घोषित कर दिया जाता है या नियुक्त कर दिया जाता है। एक्चुअली में ये हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने नहीं की थी, रास बिहारी बोस ने 1943 में ही शुरुआती टाइम में टोक्यो जापान में किया था। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो नेताजी तो यहाँ से छोड़ करके जो अंग्रेजों के जो दुश्मन है उन सब से सहयोग लेकर के चाहते थे कि मतलब अंग्रेजों को भारत से भगा करके भारत को एक स्वतंत्र करे। तो उसी कड़ी में बहुत सारे नेता पहले जा चुके थे। उसी में रास बिहारी बोस जापान में रह रहे थे, तो वहीं उन्होंने क्या किया था, भारतीय सैनिक जो अंग्रेजों के लिए लड़ रहे थे अलग अलग फ्रंट पे, तो जो जहाँ जहाँ जापान में कैदी थे या जर्मनी में कैदी थे, तो उन सब को सम्मिलित करके एक फौज बनाया गया था, जिसका यूज किसके, अंग्रेज सरकार के खिलाफ किया जाना था जापान के सहयोग से। तो 1943 में आज़ाद हिंद फौज का गठन होता है, रास बिहारी बोस करते हैं, लेकिन इसका सर्वोच्च कमांडर या सुप्रीम कमांडर यानी सर्वोच्च सेनापति आपको चुना जाता है किनको,
सुभाष चंद्र बोस को 21 अक्टूबर 1943 को, है ना। तो ये हो गया आज़ाद हिंद फौज के बारे में थोड़ा सा जान ही लिए। थोड़ा सा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जान लेते हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष चुने जाते हैं, एक बार 1938 में, दूसरा बार 1939 में, 39 में। 1939 में ये पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं। तो पट्टाभी सीतारमैया को गांधी जी खड़ा करवाए रहते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष में, तो उसको फिर भी क्या है सुभाष चंद्र बोस हरा देते हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि यह हार पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, मेरी हार है। तो थोड़ा सा और भी मतलब सुभाष चंद्र बोस जी का तरीका जो था वो गांधी जी को पसंद नहीं था शायद, तो इसलिए फिर मतभेद के कारण वो सुभाष चंद्र बोस 1939 में कांग्रेस से और कांग्रेस के अध्यक्षता पद से त्याग पत्र दे देते हैं। और फिर 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से एक अलग अपनी पार्टी बनाते हैं। फिर बाद में वो देश छोड़ करके चले जाते हैं, वही अंग्रेज़ों को भगाने के लिए फिर वहाँ आज़ाद हिंद फौज बनाते हैं। तो यही था, यही इनके बारे में और जानना है इनके बारे में। तो देखिए जय हिंद का नारा आज हमारे सैनिकों सबका या हमारे बिहार पुलिस में, चाहे पुलिस में जहाँ भी लोग रहते वो जय हिंद का नारा लगा देते, वो जय हिंद का नारा भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही नारा दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। नेताजी की उपाधि उसको हिटलर ने दिया था। तो ये सारे क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन से हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन को रिलेट कर लिया जो पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम्स में। चलिए इसी में आपको ऑप्शन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में डिस्कस कर ही लिया। ऑप्शन ए में 1945 दिख रहा है, कहाँ आ गया? हाँ, ऑप्शन ए में 1945 दिख रहा है। तो 1945 में क्या हुआ था? वही द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। जापान की हार हुई थी, उसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध, उसी टाइम उनकी नेताजी की डेथ भी हो जाती है। हालांकि वो तो एक रहस्य है, उसमें अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है। फिर 1936 है, तो 1936 में कुछ रिलेट क्या किया जा सकता है? 1936 में कुछ याद हमें आ रहे हैं अभी। 1939 में वही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे, कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। तो यही था इसमें बस। अब अगला क्वेश्चन से आपको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कि केंद्रीय विधानसभा में किसने बम फेंका था? तो इसका आंसर 2 ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका ऑप्शन राजेंद्र, हाँ ऑप्शन आपका हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त। ऑप्शन ए हो जाए, ऑप्शन सी बटुकेश्वर दत्त। तो सिर्फ ऑप्शन में तो बटुकेश्वर दत्त दिया गया है, लेकिन इसके अलावा भगत सिंह जी भी 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह क्या करते हैं, केंद्रीय विधानसभा जो कि वर्तमान में हमारा जो संसद है, आप तो खैर नया संसद में शिफ्ट हो गया, जो पुरानी संसद है जिसका नाम क्या रख दिया गया है, संविधान सदन कर दिया गया। जो पुरानी संसद है जो अंग्रेजों के द्वारा निर्मित था, उस संसद को छोड़ करके अब तो नया संसद में शिफ्ट हो गया इसी बार। तो जो पुरानी जो अब संसद हो गई जिसको संविधान सदन नाम दे दिया गया है, उसी में वो अंग्रेज के टाइम में केंद्रीय विधानसभा के नाम से जाना जाता था। उसमें 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जाकर के बम फोड़ देते हैं। हालांकि बम नॉर्मल बम रहता है जिससे किसी को चोट नहीं, किसी को घायल नहीं होना करते हैं, खाली जगह पे फोड़ते, फटाका की तरह रहता है। उसका उद्देश्य किसी का जान लेना नहीं रहता है। वो पर्ची में पहले से लिख करके फेंक देते हैं कि हमारा उद्देश्य, वो भगत सिंह और वो सब पर्ची में लिखे रहते हैं बटुकेश्वर कि हमारा उद्देश्य किसी का जान लेना नहीं, बल्कि बहरे कानून यानी कि अंग्रेजी जो सरकार है उस तक क्या हम अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं। फिर उसी में उनकी जेल होती है। फिर उसी गिरफ्तारी के दौरान उनके पास वो पिस्टल बरामद हो जाता है भगत सिंह के पास, जो उसने क्या नाम था उसका, हार्डिंग ना, क्या था, उसको गोली मार के, शायद हार्डिंग, मैं इसको मिस्टेक कर रहा हूँ, शायद हार्डिंग को गोली, हार्डिंग नहीं था, खैर भूल रहा हूँ, आएगा। तो उसको गोली मारा था, वहाँ एक पुलिस अधिकारी था, उसको गोली मार दिया था भगत सिंह जी। तो वो पिस्टल, तो ये दोनों मुकदमा एक ही साथ चलता है। उसी के आधार पे क्या इनको, भगत सिंह को और उनके साथियों का, सुखदेव राजगुरु को, उनको क्या 1931 में फांसी की सज़ा दी जाती है। तो इनके बारे में यही था कि बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह 8 अप्रैल 1929 को क्या करते हैं, केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या करते हैं, बम फेंकते हैं। अब ऑप्शन ए में थोड़ा सा चंद्रशेखर आज़ाद जी को डिस्कस कर लेते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी लिखा हुआ है, तो चंद्रशेखर आज़ाद नाम से ही आज़ाद, ये बोले थे कि मैं जब तक हूँ आज़ाद ही रहूँगा, अंग्रेजी सरकार पकड़ नहीं सकती जिंदा, है ना। तो ये बहुत काकोरी कांड हुआ था 1925 में, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। उस कांड के मास्टरमाइंड यही थे। ट्रेनों
अंग्रेजों के खजाना से भरी ट्रेन जा रही थी, उसको इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद और भी कई सारे इनके साथियों ने क्या कर दिया था, राजेंद्र लाहिड़ी ने, अशफाक उल्ला खां, ये सब मिल करके लूट लेते हैं। तो उसी में अंग्रेज इनको तो बराबर ढूंढते ही रहते, तो ये पकड़ाए नहीं जाते जिंदा कभी। तो अल्फ्रेड पार्क है यूपी में, वहाँ पे अंग्रेज इनको घेर लेता है, वहीं पे अंतिम गोली खुद को मार करके शहीद हो लेते हैं। इसके अलावा बटुकेश्वर दत्त है, ये तो अभी चर्चा करें। राजेंद्र लाहिड़ी, ये जो था काकोरी कांड में, उसमें ये भी राजेंद्र लाहिड़ी भी थे शामिल। ऑप्शन डी में सूर्यसेन आपको इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किए थे, बंगाल से रिलेटेड थे। तो ये हो गया, इसमें हम लोग इतना ही डिस्कस किया है। चलिए अगला क्वेश्चन से आपको देख लेते हैं कि पाहुल की प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो इसका आंसर है पाहुल प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो इसका आंसर तो ये आंसर है गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। अब थोड़ा सा जान लेते हैं पाहुल प्रणाली के बारे में। देखिए, गुरु गोविंद सिंह तो जानते हैं कि सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे, है ना। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, है ना, 1666 में ना, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, हाँ 1699 इन्होंने क्या किया था, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। ये क्या था कि सिखों को, जो उस समय में मुगल साम्राज्य था, तो सिखों को अन्य लोगों के साथ जबरदस्ती धर्मांतरण किया जा रहा था और भी अत्याचार किए जा रहे थे। तो उससे बचाने के लिए, मुगल अत्याचार से बचाने के लिए, मतलब सिखों का एक सैनिक के रूप में परिणत करने के लिए इन्होंने क्या किया था, खालसा पंथ की स्थापना किया था। पाहुल प्रणाली के तहत जो भी व्यक्ति पाहुल प्रणाली के थ्रू गुजरता था उसे खालसा कहते थे। उसको 5 ककार, है ना, सिख धर्म का बहुत बेसिक रूल है, 5 ककार, केस, कंघी, कृपान यानी कि तलवार, उसके बाद कच्छ, और क्या बच गया, 5 चीज़ था, केस, कंघी, कृपान, कच्छा और एक और कोई चीज़ था। ये 5 चीज़ उसे क्या करना, धारण करना होता था। उसमें तलवार महत्वपूर्ण था। उसके बाद वो खालसा कहलाता था। खालसा एक सैनिक का रूप होता था जो मुगल साम्राज्य से लड़ते थे, उस टाइम पीरियड में अत्याचारों से लड़ते थे। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन ये भी बन जाता है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। कब की थी, तो आपको 1699 में किया था। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो क्वेश्चन यही था। फिर ऑप्शन बी में आपको गुरु नानक देव जी है। तो गुरु नानक देव जी क्या थे, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु नानक देव जी सिख धर्म के क्या, संस्थापक एवं प्रथम गुरु थे। इनका जन्म क्या, तलवंडी में हुआ था, हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। इसके अलावा गुरु अर्जुन देव है, ऑप्शन सी में गुरु अर्जुन देव है। तो ये सिखों के 5वें गुरु थे। इनको जहांगीर 1606 ईस्वी में मतलब इसको मरवा देता है। इनको सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर, जो मुगल बादशाह जहांगीर था, ये मरवा देता है। फिर ऑप्शन डी में आपको तेग बहादुर दिख रहे होंगे। तेग बहादुर को 1675 में औरंगजेब मरवा देता है। तो ये था ऑप्शन। तो हम लोगों ने कई चीज़ों को डिस्कस कर लिया। ऑप्शन नंबर 23, जंतर मंतर किसने बनवाया था। तो इसका सिंपल सा आंसर है सवाई जय सिंह, है ना। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा कि सवाई जय सिंह ने क्या किया था, जंतर मंतर की स्थापना किया था। तो ये जंतर मंतर क्या था, खगोल सेंटर, मतलब एस्ट्रोनॉमी, स्पेस का स्टडी करने का एक स्थान था। इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट लगे हुए थे कि एक साथ कई जगह पे, आपको दिल्ली में, मथुरा में, वाराणसी में, इसके अलावा जयपुर में इन्होंने क्या किया, सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर की स्थापना की थी। अभी भी कहीं प्रदर्शन होता है दिल्ली में, तो ना कि तो जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे थे। तो जंतर मंतर वही जगह है जहाँ, वही खगोल सेंटर है जिसकी स्थापना सवाई जय सिंह ने किया था। तो ये तो हो गया। आंसर बी में आपको दिख रहा है अमर सिंह। तो अमर सिंह महाराणा प्रताप के पुत्र थे, है ना। महाराणा प्रताप तो जानते हैं कि अकबर से अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। तो ऑप्शन सी में औरंगजेब है। तो औरंगजेब जानते हैं कि मुगल वंश का अंतिम शासक था। सॉरी अंतिम नहीं, अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। इसके बाद और भी कई शासक हुए, अंतिम महत्वपूर्ण शासक था औरंगजेब। क्रूर शासक माना जाता है। ये आपको 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक शासन किया। 1707 में टपक जाता है। फिर जयसिंह आपको ऑप्शन डी में दिख रहेंगे। तो जयसिंह वही औरंगजेब के क्या थे, मतलब मनसबदार था। यही जयसिंह शिवाजी को हराते हैं और उनके साथ पुरंदर की संधि 1665 में पुरंदर की संधि करता है सवाई जय सिंह। इसी के तहत शिवाजी आगरा जाते हैं, जहाँ उनको अपमान झेलना होता है। फिर उसके बाद औरंगजेब की तो हालत खराब करते ही हैं। तो पुरंदर की संधि सवाई जय सिंह ने की थी, किनके साथ,
शिवाजी के साथ। तो देखिए क्वेश्चन एक है, हम लोगों ने कई चीज़ इससे डिस्कस कर लिया, जैसे कि जंतर मंतर किसने स्थापित किया था, तो सवाई जय सिंह ने। अमर सिंह कौन थे, तो इनसे हल्दी घाटी का युद्ध जोड़ लिया क्या था 1576 में, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। औरंगजेब के बारे में देख लिया, जय सिंह के बारे में देख लिया कि पुरंदर की संधि 1665 हुई थी। चलिए अगला 24 नंबर क्वेश्चन है, किसने इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक शीर्षक पुस्तक लिखी है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, है ना। जयप्रकाश नारायण ने इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक शीर्षक से, टाइटल से पुस्तक लिखी है। तो इनका आंसर हो गया। इसके अलावा हमने बताया था कि ये और भी पुस्तक पिछले वीडियो में बताया था कि ये हमारी जेल डायरी नाम से पुस्तक लिखे थे। समाजवाद क्यों, उस नाम से भी इन्होंने क्या था, पुस्तक लिखा था, बुक लिखा था। इसके अलावा ये तो हो गया इसके। चलिए ऑप्शन बी में आपको राजेंद्र प्रसाद दिखाई दे रहे हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार से ही थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी एक बहुत पॉपुलर की पुस्तक लिखते हैं, उस पुस्तक का नाम होता है इंडिया डिवाइडेड, है ना। तो इसके लेखक है। इसके अलावा ऑप्शन सी में आपको जाकिर हुसैन दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन सी में जाकिर हुसैन था, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, तीसरे राष्ट्रपति थे। ऑप्शन डी में सुभाष चंद्र बोस दिखाई दे रहे हैं। तो इनका भी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल, है ना। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की बहुत ही पॉपुलर पुस्तक है। तो ये था, इनके बारे में ज़्यादा यही जाना है। अब ऑप्शन 25 आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो हम बहुत कॉमन सा आंसर है, हम लोग जानते हैं कि ए.ओ. ह्यूम जो है ना 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना करते हैं, है ना। हालांकि कांग्रेस पार्टी का स्थापना का उद्देश्य रहता है कि यहाँ जो विद्रोह चल रहा है भारत के अंदर, जो भेपर बन रहा है उसको दबा देना, उसको एक मंच प्रदान कर देना। ऐसा नहीं था कि भारत को स्वतंत्र करवाने के लिए एक पार्टी बनवा देना, ऐसा उद्देश्य उसका नहीं था। कि भारत के अंदर विद्रोह को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक संगठन बना देना, जो निवेदन प्रतिवेदन आवेदन दे करके अपनी मांग रखा करे ताकि बड़ा विद्रोह ना हो पाए। तो ए.ओ. ह्यूम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये ICS अधिकारी थे, जैसे जिसको अब हम लोग UPSC का एग्जाम करते हैं ना, IAS कहते हैं ना, तो वही IAS समझ लीजिए, ICS अधिकारी थे। इन्होंने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी। कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में हुई थी। कहाँ हुई थी, बम्बई में हुई थी। कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आपको ऑप्शन बी में दिख रहा होगा WC बनर्जी, वही उमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। चलिए तो इसमें बस इतना ही डिस्कस करना था, और क्या डिस्कस करना है, हाँ इसमें बस यही इसमें देखना था। अब थोड़ा सा आप क्वेश्चन नंबर 26 को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 को डिस्कस करते हैं कि नीचे दिए गए अच्छा इसको भी हम इसी में ले लिए, हालांकि ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन हो जाएगा। खैर चलिए ले लिए तो डिस्कस कर ही लेते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द ज्ञात करिए। तो ए है गुलजारी लाल नंदा, बी है मनमोहन सिंह, सी है आपको इंदिरा गांधी, डी है राजीव गांधी। चलिए इसका आंसर हम नहीं देंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए कि क्या बेमेल यानी कि जो तीन एक ही तरह का है, एक अलग है। क्यों अलग है, या तो प्रधानमंत्री का टाइम पीरियड पे हो सकता है, या मेल फीमेल में हो सकता है, या फुल फ्लेज प्रधानमंत्री या एक्टिंग प्रधानमंत्री, इस तरह से हो सकता है कि कोई कार्यकारी प्रधानमंत्री था या कोई पूर्ण रूप से, तो इसी तरह से कुछ आंसर होगा था। इसका आंसर लॉजिक के आधार पर रीजनिंग, हालांकि है तो इतिहास का प्रश्न, लेकिन ये रीजनिंग में पूछा गया था और लॉजिकल रीजनिंग है, तो इसका आंसर आप लोग खुद दीजिए। अगला क्वेश्चन फिर बाद में होगा तो हम कमेंट कर देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो इसका आंसर तो आप लोग जानते हैं कि 5 मार्च 1931 को गांधी जी और भारत का जो उस समय वायसराय रहता है इरविन, उनके बीच होता है दिल्ली में, गांधी इरविन समझौता होता है। इसी समझौता के तहत गांधी जी जो इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार होते थे। इसी आंदोलन, इसी जो गांधी इरविन समझौता में ही प्रश्न उठता है कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे, है ना, उनकी माफ़ी करवा सकते थे, उनकी फांसी को रुकवा सकते थे। विवाद है इस पर, है ना, किसी दिन होगा तो इस पर चर्चा करेंगे। तो 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है। उसी के तहत जो इंग्लैंड में 3 गोल में सम्मेलन हुआ था, कब, 1930 में, 1931 में, 1932 में। तो 1930 में कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है, कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं की मतलब भारत पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि उस समय कांग्रेस का मतलब भारत का सबसे ताकतवर आवाज़।
तो कांग्रेस को मनाने के लिए गांधी इरविन समझौता, वो तो अलग टॉपिक ही है। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अभी जो 1930 में वो सभी ने अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे, या नमक सत्याग्रह से जो शुरू हुआ था, सभी ने अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू होता है, 1932 तक चलता है, फिर 34 तक चलता है। तो उसको स्थगित करके फिर गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं। तो इनके बारे में बस यही, हाँ इसी में जान सकते हैं, बस यही जानना था। हाँ यही जानना था, इसके बारे में और कुछ नहीं कहा जा सका। हाँ इतना ही है इसमें। तो चलिए ऑप्शन में और इसमें कुछ डिस्कस करने लगे। वही कि 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1932 में तीसरा और अंतिम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो यही था। चलिए तो इसके आगे जो भी है, आगे का जो क्वेश्चन है हम लोग अपने अगले वीडियो में चलेंगे, क्योंकि वीडियो लगता है लंबा चला गया है ना, 30 मिनट का हो ही गया है। तो अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा इसको 2-3 बार सुनिए, क्योंकि मैं लिखता कम हूँ, बोलता ज़्यादा हूँ। जो बोलता हूँ कहीं ना कहीं पूछा गया क्वेश्चन है, टॉपिक को भी थोड़ा सा चाहता हूँ रिलेट कर दूँ, है ना। तो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।